हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु माँ। आज इस पॉडकास्ट सीरीज के अंदर ना हम बोर्ड यूज करेंगे, ना हम पेन यूज करेंगे। हम बिल्कुल वैसे ही एनसीईआरटी के चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे जैसे कि हम गाने सुनते हैं, बिल्कुल उसी मस्ती के साथ। बस आप मुझे सुनते जाइए और मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं आपको पूरा चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पूरा चैप्टर टिप्स पे करवा दूंगी। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, चाहे वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टी सेल्यूलर। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर एक सेल का भी ऑर्गेनिज्म बना हुआ है तो भी इट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। नंबर 2, परफॉर्मिंग ऑल इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ लाइफ। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जीवित रहने के लिए कम से कम एक सेल का बना होना चाहिए। एनीथिंग लेस देन अ स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज नॉट केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट लिविंग। यानी मैं क्या बोल सकती हूं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आइए थोड़ी सी बात करते हैं सेल की खोज के बारे में। सेल की डिस्कवरी सबसे पहले की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को खोजा था और वो एक डेड सेल था। बट फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटन वॉन ल्यूवेनहुक और उन्होंने पहला लिविंग सेल खोजा था। स्टूडेंट्स, इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी 1831 में। 1831 रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस की खोज में ईयर याद रखना है बिकॉज वो एनसीईआरटी में दिया है। आज तो हमारे लिए कहना बहुत आसान है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, पर पहले ये इतना इजी नहीं था। सबसे पहले हमें ये बताया था सेल थ्योरी के अंडर। सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने दी है, 1838 1839, Malthus Schleiden, Theodor Schwann. Schleiden was a botanist, Schwann was a zoologist. Schleiden जर्मनी के थे और Schwann ब्रिटेन के। हम कैसे याद रखेंगे? श्वान को संस्कृत में श्वान कुत्ते को कहा जाता है और कुत्ता एक जानवर है, यानी श्वान जी जूलॉजिस्ट थे तो श्लीडन हो गए बोटैनिस्ट। हमने हमेशा देखा है स्टूडेंट्स, हॉलीवुड मूवीज में अंग्रेज लोग हैट पहन के कुत्ता घुमाते हैं, तो जो डॉग घुमाएंगे यानी जूलॉजिस्ट वो इंग्लैंड ब्रिटेन के हैं और दूसरे साइंटिस्ट श्लीडन हो गए जर्मनी के। हो गया टिप्स पर। अब श्लीडन ने यह कहा था, क्योंकि वो बोटानिस्ट है, पेड़ों पे स्टडी की थी, ऑल प्लांट बॉडीज आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज, सेल्स विच फॉर्म्स द टिश्यूज। जबकि श्वान ने यह कहा था, वो एनिमल सेल्स को स्टडी कर रहे थे, उन्होंने भी यही देखा था। प्लस उन्होंने ये भी कहा था कि एनिमल सेल्स में थिन कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और उन्होंने ये भी बताया था कि सेल वॉल केवल प्लांट सेल में मिलती है, एनिमल सेल में नहीं, यानी सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ ओनली प्लांट सेल। जी हाँ स्टूडेंट्स, इन दोनों की थ्योरीज को मिलाया, क्योंकि बात एक ही कर रहे हैं, प्लांट्स में और एनिमल्स में, और दी गई सेल थ्योरी। सेल थ्योरी ये कहती है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। All plant and animal bodies are made up of cell and their products. लेकिन तब तक ये नहीं पता था कि न्यू सेल कैसे बनता है। इसमें हमारी हेल्प करी थी, प्लीज नोट करिए, रुडोल्फ वर्चाओ 1855। ये भी और इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। रुडोल्फ वर्चाओ ने पहली बार बताया था कि नया सेल पुराने सेल से ही आता है। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उन्होंने एक फ्रेज दिया था, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूले। ओमनिस मतलब न्यू सेल अराइज फ्रॉम ई मतलब एग्जिस्टिंग सेल। बाद में इन तीनों की थ्योरीज को कंबाइन किया गया, यानी मॉडर्न टाइम में सेल थ्योरी क्या है? नंबर 1, श्लीडन एंड श्वान ने जो कहा था, सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, प्लांट एंड एनिमल बॉडीज आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। और वर्चाओ जी ने जो हमें बताया था, यानी न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये हो गई मॉडर्न सेल थ्योरी। ये हमने थोड़ा सा सेल के बेसिक्स की बात की, सेल की खोज डिस्कवरी की बात की, और हमने सेल थ्योरी की बात की। अब आइए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं सेल के टाइप्स क्या होते हैं। आप सब जानते हैं दो टाइप के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आइए दोनों में फटाफट से बेसिक डिफरेंसेस चेक करते हैं।
कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक मतलब पुराने तरह का न्यूक्लियस। बेसिकली न्यूक्लियस है ही नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, जेनेटिक मटेरियल इज विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज लाइंग नेकेड इन द साइटोप्लाज्म। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियोलस होगा, और एक न्यूक्लियस जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भरा होगा। नाउ पॉइंट नंबर 2, प्रोकैरियोट में डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन, और यहां पर यूकैरियोट्स में हिस्टोन के साथ डीएनए जुड़ा रहता है, क्रोमैटिन का धागा बनाता है। नंबर 3, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होंगे। क्या होते हैं, कौन कौन से मेम्ब्रेन बाउंड? डबल मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, यूकैरियोटिक में मिलेगा, प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलेगा। सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम, वैक्यूल्स एंड माइक्रोबॉडीज, ये सब यूकैरियोटिक में मिलेंगी, प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलेंगी। मेम्ब्रेन लेस होते हैं राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम, यूकैरियोटिक में मिलेंगे, और इनमें से राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में भी मिलेगा। तो प्लीज नोट करिए, प्रोकैरियोट में सेल ऑर्गेनेल कौन सा मिलेगा? राइबोसोम, जो मेम्ब्रेन लेस है। अब कुछ थोड़ा सा एक्सेप्शन है, अपवाद है, जैसे प्लीज नोट करो, क्वेश्चन आया है पीवाईक्यू, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया में मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस मिलते हैं जिन्हें बोलते हैं क्रोमैटोफोर्स। क्रोमा मतलब कलर, इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स मिलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में, अदरवाइज कहीं नहीं मिलते हैं। अब इसी तरह से वैसे तो वैक्यूल्स, सच्चे वैक्यूल्स कभी प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलते हैं, पर गैस वैक्यूल्स फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लाइक पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इन गैस वैक्यूल के अंदर हवा भरी है जो इसे बायोएंसी देगा, हल्का करेगा, ताकि ये सनलाइट को इजीली ट्रैप कर सके। अच्छे से सब समझ में आ रहा है? एक एक शब्द समझ आ रहा है? ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राइबोसोम भी डिफरेंस है। यूकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म के अंदर ईआर के साथ जो राइबोसोम्स हैं वो 80s है। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70s है, पर प्रोकैरियोट्स में तो होते ही 70s है। 70s राइबोसोम मतलब 2 सब यूनिट्स हैं, 50 एंड 30s, और 80s मतलब 2 सब यूनिट है, 60 और 40s। इसकी बात हम थोड़ी सी देर में दोबारा से करेंगे। आइए और क्या क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। सो प्रोकैरियोटिक जो होता है स्टूडेंट्स, बेसिकली न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोलस नहीं है, हिस्टोन नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है, एक्सेप्ट क्रोमैटोफोर्स। इवन सेल वॉल में भी डिफरेंस होता है। अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें, प्लांट के अंदर सेल वॉल सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन इनकी बनी है, फंगस के अंदर काइटिन की बनी है, पर प्रोकैरियोट की सेल वॉल पेप्टाइडो ग्लाइकन की बनती है। पेप्टाइडो मतलब अमीनो एसिड, ग्लाइकन मतलब शुगर से मिलकर बनती है। प्रोकैरियोट में माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। सो ये कुछ डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच। अब आइए हम देखते हैं, क्या सारे सेल्स एक से शेप के होते हैं, एक से साइज के होते हैं? बिल्कुल नहीं। एनसीईआरटी लिखती है साइज, शेप एंड एक्टिविटीज ऑफ सेल वैरीज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। सेल का शेप किस पे डिपेंड करेगा, उसे काम क्या करना है, वैसे ही उसका आकार हो जाएगा। आइए मैं आपको क्विकली रिवाइज कराती हूं, लर्न कराती हूं शेप्स एंड साइजेस को। सबसे पहले हम साइज की बात करते हैं। एनसीईआरटी के डायग्राम में यूकैरियोटिक सेल का साइज है 10 to 20 माइक्रोमीटर, प्लीज ध्यान रखिए माइक्रोमीटर। प्रोकैरियोटिक का उसका ठीक 1/10 कर दो, यानी 1 से 2 माइक्रोमीटर। पीपीएलओ का और 1/10 कर दो, यानी 0.1 माइक्रोमीटर। और वायरस जो लिविंग भी नहीं है पूरी तरह, कनेक्टिंग लिंक है, उसका है 0.02 से 0.2 माइक्रोन। डन। नाउ थ्योरी में क्या दिया गया है? थ्योरी में टिपिकल बैक्टीरिया को 3 to 5 माइक्रोन दिया है और माइकोप्लाज्मा को 0.3 माइक्रोन दिया है। अगर मैं इन सब साइजेस की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि सबसे छोटा साइज मैंने वायरस का कहा, पर वायरस तो लिविंग है नहीं। वायरस तभी लिविंग है जब होस्ट के अंदर जाएगा, यानी प्लीज नोट करिए पीवाईक्यू, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल अगर क्वेश्चन आएगा तो हमारा आंसर होगा माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ। अब लार्जेस्ट सेल की बात करें तो वो होता है शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच का एग।
हमारे ह्यूमन आरबीसी की बात करें तो आरबीसी राउंड है, यानी उसका डायामीटर होगा 7 माइक्रोन डायामीटर। ये सब माइक्रोमीटर्स में है माय डियर स्टूडेंट्स। अब आइए शेप्स की बात करते हैं। आरबीसी का शेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। आरबीसी कैरम बोर्ड की गोटी की तरह है, यानी राउंड या सर्कुलर बट बायकॉनकेव, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और उसमें ढेर सारा हीमोग्लोबिन इकट्ठा हो सके। सो राउंड एंड बायकॉनकेव, ये उसका शेप है, उसके काम के अकॉर्डिंग, प्लीज नोट करिएगा। लेकिन एक नर्व सेल जो है उसे दूर दूर खबर लेके जानी है तो लॉन्ग एंड ब्रांच्ड है। कॉलमनार एपिथेलियल के सेल्स भी लॉन्ग एंड नैरो है। क्यूबॉइडल में इक्वल लेंथ एंड ब्रेथ हो जाएगी। मीजोफिल सेल्स जो हैं लीव्स के, याद आ रहा है, जो एक तरह का पैरेन्काइमा है, उसमें राउंड या ओवल है। जो WBC है, न्यूट्रोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजेस है, जिन्हें कुछ पकड़ के खाना है, उनमें अमीबॉइड शेप है। ट्रैकीड लंबे लंबे हैं वेसल्स और ट्रैकीड, क्योंकि उन्हें दूर दूर तक पानी ले जाना है पाइपलाइन की तरह। ये पूरी एनसीईआरटी हम टिप्स पर कर रहे हैं। सो हमने साइज की बात कर ली, हमने शेप की बात कर ली, और शेप उनके फंक्शन पे डिपेंडेंट हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। अब आइए हम समझते हैं एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल को। एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल में सबसे बाहर मिलेगा ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स चिपचिपा भी हो सकता है, स्लाइमी लेयर, या थिक टफ हो सकता है, जिसे कैप्सूल कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स के ठीक अंदर की तरफ होती है सेल वॉल। सेल वॉल जो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है। सेल वॉल का काम क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? शेप देना, स्टेबिलिटी देना, और उसे बर्स्ट या कोलैप्स होने से बचाना। माइकोप्लाज्मा के अलावा सभी प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल मिलेगी। हाँ, आर्की बैक्टीरिया में थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तभी वो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहती है। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट है। इसके अंदर की तरफ इनर टू इट मिलेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ ये क्वेश्चन भी आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी बिल्कुल यूकैरियोटिक सेल की तरह है। इनफैक्ट यही एक स्ट्रक्चर है जो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों में बिल्कुल सेम होता है। लिपिड और प्रोटीन्स की बनी हुई लाइपोप्रोटीनेशियस। इसके बाद अंदर इसमें भी मैट्रिक्स भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में सारे ऑर्गेनेल्स हैं, यही सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होनी है, यानी इट इज द मेन एरिना ऑफ ऑल एक्टिविटीज, द साइटोप्लाज्म। इसके अंदर इसका नेकेड डीएनए पड़ा हुआ है, इसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। इसके अलावा ये डीएनए, ये न्यूक्लियोइड तो सारे सेल्स में होगा, प्रोकैरियोट्स में, बट कुछ बैक्टीरिया में हम जानते हैं प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड क्या है हम जानते हैं, इससे थोड़ा छोटा यानी स्मॉल, ये भी सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग है, और अगर प्लाज्मिड है तो वो बैक्टीरिया को एक स्पेशल यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर देगा। हो सकता है नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रॉपर्टी दे दे, उसमें ऐसे जीन्स हो, या उसकी फर्टिलिटी बढ़ा दे, इट कुड बी एनीथिंग। सो कैसा है डीएनए, चाहे प्लाज्मिड हो चाहे न्यूक्लियोइड हो, सिंगल है न्यूक्लियोइड, डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर डीएनए है, नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन्स। और क्या मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होती है। इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टुवर्ड साइटोप्लाज्म, जिसे कहते हैं मीजोजोम। मीजोजोम वेसिकल, टिब्यूल, सिस्टर्नी किसी भी रूप में हो सकता है। क्या फंक्शन है मीजोजोम का? देखिए स्टूडेंट्स, यहां माइटोकॉन्ड्रिया तो मिलने नहीं वाला है, तो यहां पर उसका काम यही करेगी। सो नंबर 1, इस पर एंजाइम्स है एरोबिक रेस्पिरेशन के। नंबर 2, ये सेल वॉल सिक्रीशन, वो मटेरियल भी बनवाएगी क्योंकि यहां गोल्जी बॉडी नहीं है। एंड नंबर 3, डीएनए की डबलिंग, डीएनए का रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। ये सारे हैं मीजोजोम के फंक्शंस। हो गया सबके टिप्स पर। अब कहीं कहीं पर यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ भी मुड़ी हुई है, आउटवर्ड एक्सटेंशन, जिसे कहते हैं, जिनसे बनते हैं पिली और फिम्बरी। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ये पिलिन प्रोटीन के बने हुए हैं। ये नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल है, ये मोटिलिटी में हेल्प नहीं करेंगे, ये अटैचमेंट में हेल्प करेंगे टू द होस्ट, टू द सबस्ट्रेटम, जहां भी उसे चिपकना है। ध्यान से सुनिएगा, पिली एंड फिम्बरी। फिम्बरी छोटे छोटे स्मॉल हैं, पिली लंबे इलोंगेटेड हैं। फिम्बरी ब्रिसल लाइक धागे जैसे हैं, पिली टिब्यूलर ट्यूब जैसे हैं। ये दोनों अटैचमेंट में हेल्प करेंगे, मोटिलिटी में कोई रोल नहीं है। और क्या मिलेगा? इसके बाद फ्लैजिला मिल सकता है इफ द बैक्टीरिया इज मोटाइल। फ्लैजिला में 3 पार्ट्स होंगे, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। जबकि यूकैरियोटिक के फ्लैजिला में केवल बेसल बॉडी और फिलामेंट होता है, पर यहां बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, जिसमें से फिलामेंट लॉन्गेस्ट पार्ट होगा। डन। नाउ
बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला का नंबर अलग अलग हो सकता है, अरेंजमेंट भी अलग अलग हो सकता है। प्रोकैरियोट में फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना है, यूकैरियोट में ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना है। सो दिस इज अबाउट फ्लैजिला। और क्या मिलेगा, हम वापस साइटोप्लाज्म पे आते हैं। यहां मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स तो नहीं मिलेंगे, पर मिलेगा राइबोसोम। राइबोसोम 70S टाइप के हैं, दो सब यूनिट्स है 50S एंड 30S। राइबोसोम का साइज याद रखो स्टूडेंट्स, 15/20 यानी 15/20 नैनोमीटर। राइबोसोम का काम वही होगा, प्रोटीन फैक्ट्री यानी प्रोटीन सिंथेसिस। नाउ केवल प्रोकैरियोट्स में कभी कभी एक एमआरएनए पर बहुत सारे मेनी राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ एमआरएनए। बहुत सारे राइबोसोम, तो इसे कहते हैं पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम। काम वही है इसका, प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन। ये नीट का PYQ है। सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट, एक एक लाइन इस पॉडकास्ट की अपने को दिमाग में फिट कर लेनी है। चलिए आगे बढ़ जाएं। इसके अलावा और क्या मिलेगा, इस साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन बॉडीज मिलेंगी। इंक्लूजन बॉडीज का मतलब इनमें भी कोई मेम्ब्रेनस नहीं है ये, बट इनमें मटेरियल, रिजर्व मटेरियल स्टोर्ड है। तीन तरह की बॉडीज हमें आनी चाहिए। नंबर 1, अगर ग्लाइकोजन भरा है तो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स विच इज अ कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन भरा हुआ है तो साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स, और अगर फॉस्फेट भरा है तो वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स। हो गया, डन। सो दिस इज ऑल अबाउट दी प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स, ये तीनों का अपना अपना डिस्टिंक्ट फंक्शन है, पर तीनों मिलकर एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं। इसे बोलते हैं सेल एनवेलप। तो सेल एनवेलप में सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, इनर टू इट सेल वॉल एंड इनर टू इट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, ऑफ कोर्स ये स्मॉलर होंगे दैन द यूकैरियोटिक सेल। ये साइज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और बैक्टीरिया शेप के आधार पे 4 तरह का हो सकता है। लड्डू जैसा गोल गोल कोकस, धागे जैसा लंबा बैसिलस, कॉमा शेप्ड विब्रियो और स्पाइरल शेप्ड स्पाइरलम। आइए स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं यूकैरियोटिक सेल पर। यूकैरियोटिक सेल जो है, इसमें सबसे पहले आइए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी सेल्स में मिलती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्लांट, एनिमल, सब में मिलती है। प्रोकैरियोटिक में मोनेरा किंगडम आ चुका है, यानी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, PPLO और आर्कीबैक्टीरिया। डन। यूकैरियोटिक में किंगडम प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया आएंगे। आइए स्टूडेंट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिन है, आउटर है, सेमी या सिलेक्टिवली परमिएबल है और लिविंग स्ट्रक्चर है। ये मेनली लिपिड और प्रोटीन्स की बनी है, हालांकि थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी होता है। अब अलग अलग सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन का अमाउंट, कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट यानी वेरिएबल होता है। हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है स्टूडेंट्स RBC की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। प्लीज ध्यान रखिएगा, लिपिड 40% और प्रोटीन 52%। आइए आपको ट्रिक से याद करवा देती हूं। प्रोटीन, प से प्रोटीन और प से 5, तो 5 मतलब 52, 5 से जो शुरू हो रहा है दैट इज प्रोटीन। या आप ऐसे याद रख लीजिए, लिपिड का L लिखो सब कैपिटल L, उसमें एक डंडा खींच दो तो बन गया 4 यानी 40, तो 40% है लिपिड्स। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, रिजिड नहीं होना चाहिए। इसके लिए मोस्ट एक्सेप्टेड रीसेंट मॉडल जो है वो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। किन्होंने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन। कब दिया था? 1972 में। आई होप सारे साइंटिस्ट और ईयर्स जो एनसीईआरटी के हैं वो आपने एक पेज पर कहीं लिखे हुए हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फाइनल रिवीजन के लिए। चलिए, सो सिंगर निकोलसन मॉडल क्या कहते हैं? ये कहते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल मतलब कि ऐसा समझो कि समंदर है जिसमें हिमखंड है, या ऐसा समझो चाशनी है जिसमें गुलाब जामुन है, यानी ये समंदर सी है फॉस्फोलिपिड का और उसमें आइसबर्ग्स हैं प्रोटीन्स के। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसमें लिपिड की बाय लेयर है। कौन सा लिपिड? फॉस्फोलिपिड, जिसके बीच बीच में प्रोटीन्स हैं और साइड्स में भी प्रोटीन्स हैं। मैं क्विकली दोबारा बोलती हूं, एक पार्ट है लिपिड, एक पार्ट है प्रोटीन। लिपिड में मोस्ट कॉमनली फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में भी कौन सा वाला? लेसिथिन। इसका स्ट्रक्चर बायोमोलिक्यूल्स में भी दिया हुआ है। इसके अलावा लिपिड की टेल्स के बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल भी मिल सकता है। प्रोटीन्स फिर दो तरह के, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक।
एक्सट्रिंसिक मतलब दोनों सरफेस पे बाहर है, इंट्रिंसिक इस लिपिड की बाय लेयर में पार्शियली या कंप्लीटली एम्बेडेड है। यानी आधार क्या है एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक का? ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रिंसिक को जल्दी से खींच के बाहर निकाल सकते हो, इंट्रिंसिक में मुश्किल होगी, ईजीनेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। थोड़ी सी बात फॉस्फोलिपिड की और करते हैं। फॉस्फोलिपिड में एक हेड होता है और दो टेल होती हैं। हेड होता है हाइड्रोफिलिक और टेल हाइड्रोफोबिक। कैसे याद रखोगे? ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, सर पे पानी पड़ता है, सर को पानी से प्रेम है, यानी हेड है हाइड्रो लविंग, वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक। पर टेल्स को डर लगता है, फोबिया है। इसीलिए तो लिपिड इस तरह से अरेंज्ड हैं कि हेड्स टुवर्ड्स एक्वस सॉल्यूशन है और टेल्स प्रोटेक्टेड इनसाइड हैं, ताकि दे कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट। नाउ ये तो हमने बात करी लिपिड और प्रोटीन पार्ट की। अब इसमें शुगर कहां है? शुगर लिपिड और प्रोटीन से अटैच्ड होती हैं, जो बनाती है ग्लाइकोकैलिक्स। अब स्टूडेंट्स, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी देता है, यानी उसे कड़क नहीं बनाता है। फ्लूइडिटी का क्या मतलब है? किसका मूवमेंट हो रहा है? देखिए, मैंने समंदर किसको बोला है? फॉस्फोलिपिड को। फॉस्फोलिपिड में दो तरह के मूवमेंट होते हैं, एक लेटरल, ये दो फॉस्फोलिपिड इधर के इधर आ गए विद इन द सेम लेयर, या अपर लेयर का लोअर में, लोअर का अपर में, फ्लिप फ्लॉप। तो लिपिड में दो तरह का मूवमेंट होता है, लेटरल एंड फ्लिप फ्लॉप। और लिपिड में क्योंकि एक फ्लूइडिटी है, उसी के कारण प्रोटीन भी हल्का हल्का लेटरल मूवमेंट करता है। ये PYQ आया हुआ है, प्रोटीन में फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं होता है। ये जो मूव करने की कैपेसिटी है, इसे ही फ्लूइडिटी बोलते हैं। फ्लूइडिटी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कौन कौन से फंक्शंस एक्सप्लेन होते हैं, समझिए। पहला, सेल की ग्रोथ, जिसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सेल का डिवीजन, फिर दो सेल के बीच यानी इंटरसेल्यूलर जंक्शन, सिक्रीशन एंड एंडोसाइटोसिस, ये सभी एक्सप्लेन होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा स्टूडेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, इन्हीं मेम्ब्रेन में धसे हुए प्रोटीन्स पंप्स की हेल्प से, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप। लेकिन अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाएगा तो उसे बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। उसमें भी अगर प्रोटीन की हेल्प लगेगी, फैसिलिटी लगेगी, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और बिना प्रोटीन के नॉर्मली होगा तो सिंपल डिफ्यूजन। इसकी ढेर सारी डिटेल्स ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर हम पढ़ते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट, सेल वॉल पे। सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग है, पर एनिमल्स में नहीं मिलेगी, प्लांट्स में मिलेगी, एल्गी में मिलेगी, फंजाई में मिलेगी। अब ये रिजिड स्ट्रक्चर है और ये नॉन लिविंग है, डेड स्ट्रक्चर है। ये शेप देगा, सपोर्ट देगा और बर्स्ट या कोलैप्स होने से सेल को बचाएगा। सेल वॉल में प्लीज ध्यान से सुनिएगा, एल्गी की सेल वॉल, वैसे तो एल्गी प्लांट किंगडम में ही आता है, पर एल्गी की सेल वॉल में सेल्यूलोज तो होगा, प्लस प्लीज नोट करिए गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट है। जबकि अदर प्लांट्स में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन एंड प्रोटीन, ये प्रोटीन छूट जाता है अपने से, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन की बनी है। और फंजाई की हम जानते हैं काइटिन प्लस थोड़ा बहुत सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड्स भी होते हैं, पर काइटिन इज द मेन थिंग। सो ये हो गया सेल वॉल का कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस। अब आइए पढ़ते हैं सेल वॉल बनती कैसे है। सबसे पहले जब सेल का डिवीजन हो रहा है तो सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल्स के टुकड़े, जिन्हें फ्रैगमोप्लास्ट बोलते हैं, आ जाते हैं। फिर गोल्जी बॉडी पेक्टिन जमा करवाती है, यानी बनती है सेल प्लेट, और फिर उसमें कैल्शियम जुड़ता है तो बनती है मिडिल लैमेला। सो मिडिल लैमेला क्या है? दो नेबरिंग सेल्स को ग्लू होल्ड करने वाली सीमेंटिंग लेयर कैल्शियम पेक्टेट की बनी हुई। बड़ा इंपॉर्टेंट PYQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर बनेगी पहले प्राइमरी वॉल, फिर उसके ऊपर बनेगी सेकेंडरी वॉल। यानी जब पेड़ यंग है तो प्राइमरी वॉल मिलेगी जो फ्लेक्सिबल है, क्योंकि अभी सेल को ग्रो करना है, एंड मोर ऑफ पेक्टिन है। पर एज द सेल मैच्योर्स, प्राइमरी वॉल डिमिनिशेस एंड सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड। सेकेंडरी वॉल कहां बनेगी? ध्यान से समझिएगा। बीच में अगर मिडिल लैमेला है तो साइटोप्लाज्म की तरफ, अंदर की तरफ पहले प्राइमरी वॉल बनी और अंदर की तरफ सेकेंडरी वॉल बनी, यानी सेकेंडरी वॉल बन रही है टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टुवर्ड्स द इनर साइड। डन। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट द सेल वॉल। तो हमने प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट कर लिया, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल पढ़ ली। अब आ जाइए, हम आ जाते हैं इसके सेल ऑर्गेनेल्स पर। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल मेम्ब्रेन वालों की।
स्टूडेंट्स, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, मैं दोबारा बोलती हूं, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, इनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड है, इसीलिए इन्हें पढ़ते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर। चारों में सिंगल मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन के अंदर यानी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, पेरोक्सिसोम और किसी के भी फंक्शंस आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद दीज फोर, हेंस दे आर नॉट पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। आइए बात करते हैं सबसे पहले ईआर की। ईआर एक फैला हुआ जाल है, नेटवर्क है, टिब्यूलर फॉर्म में हो सकता है, सिस्टर्नी फॉर्म में हो सकता है, वेसिकल फॉर्म में हो सकता है, पूरा स्कैटर्ड है साइटोप्लाज्म में, और इसके कारण साइटोप्लाज्म में दो हिस्से हो जाएंगे, एक जो ईआर के अंदर है, इंट्राल्यूमिनल इनसाइड ईआर, और एक जो ईआर के बाहर है, एक्स्ट्राल्यूमिनल यानी साइटोप्लाज्म। अब ईआर जो है ये दो टाइप की होगी, अगर इस पे राइबोसोम अटैच्ड है तो आर ई आर, रफ ई आर, और नहीं है तो एस ई आर यानी स्मूथ ई आर। आर ई आर का काम होता है माय डियर स्टूडेंट्स प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, और एस ई आर का होता है लिपिड एंड स्टेरॉइड, यानी जो स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, वो सब भी एस ई आर ही बनाएगी। आर ई आर पर्टिकुलरली जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है आउटर वाली, उसके साथ भी एसोसिएटेड रहती है। आपको पता है स्टूडेंट्स, जब सेल डिवीजन होता है, जब प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, टीलोफेज में दोबारा बनती है, तो रीफॉर्मेशन भी आर ई आर से ही होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। सो दिस इज अबाउट ईआर। ईआर ने प्रोटीन और लिपिड और स्टेरॉइड्स बना दिए, अब हमें उनकी पैकेजिंग करनी है। आइए हम पहुंचते हैं पोस्ट ऑफिस पर। पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल यानी गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इन्हें इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने 1898 में। कैसे याद रखती हूं, 1900 आने के 2 साल पहले 1898 ईयर एनसीईआरटी में दिया, इंपॉर्टेंट है माय डियर। सो 1898 में कैमिलो गोल्जी ने नियर द न्यूक्लियस एक डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर देखा था। ये किसका बना है, सिस्टर्नी का। सिस्टर्नी क्या होती है स्टूडेंट, फ्लैट डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो एक के ऊपर एक कंसेंट्रिकली अरेंज्ड हैं। ये इस तरह से अरेंज्ड हैं कि एक कॉन्वेक्स हिस्सा बनता है, एक कॉनकेव मिलता है। ईआर में जो भी प्रोटीन लिपिड बने हैं वो थैली वेसिकल्स के रूप में सिस वाले पार्ट के साथ फ्यूज करते हैं। अगर कुछ मॉडिफिकेशन होना है, शुगर वगैरह जोड़ना है, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन बनाना है, तो वो काम गोल्जी करेगी, वरना गोल्जी इसके पैकेट्स बनाएगी, और ट्रांस फेज जो है, कॉनकेव फेज जो है, वहां से ये पैकेट निकलेगा। सो वन कॉन्वेक्स फेज, वन कॉनकेव फेज। कॉन्वेक्स फॉर्मिंग फेज है, कॉनकेव मैच्योरिंग फेज है। कॉन्वेक्स को सिस कहते हैं, कॉनकेव को ट्रांस कहते हैं। कॉन्वेक्स के साथ ईआर के वेसिकल्स जो प्रोटीन लिपिड लेकर आए हैं वो कनेक्टेड है, और यही कारण है कि गोल्जी बॉडी हमेशा ईआर के आसपास ही पाई जाएगी। आइए स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी सिस्टर्नी है वो सब कंसेंट्रिकली अरेंज्ड हैं। 0.5 से 1 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है, आधा से 1 माइक्रोमीटर। यानी सिस और ट्रांसफेज डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, बट इंटरकनेक्टेड हैं, तभी तो माल इधर का उधर पहुंचेगा। ऑल राइट, नाउ स्टूडेंट्स, ये जो गोल्जी बॉडी होती है इसके फंक्शंस को याद करने की आपको एक ट्रिक बताती हूं। ट्रिक नंबर 1, पीपीटी। जी नहीं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, पीपीटी, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। दूसरी ट्रिक है गैस वीएलसीसी। गैस, जी मतलब ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन, ए से एक्रोसोम, स्पर्म की टोपी यही बनाता है, एस मतलब सिक्रीशन, वी मतलब विटालोजेनेसिस यानी योक का बनना, एल मतलब लाइजोसोम, इसी गोल्जी बॉडी के पैकेट्स निकलेंगे, अभी हम देखेंगे लाइजोसोम। सी से वो जो सेल वॉल बनी थी, साइटोकाइनेसिस हुआ था, वो सब भी गोल्जी करवाती है। ठीक है, आप सब भूल जाओ तो पीपीटी, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट, सिक्रीशन और ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड जरूर आना चाहिए। आइए अब हम आ जाते हैं लाइजोसोम पे। ये सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। लाइजोसोम क्या है भाई, अगर गोल्जी से ऐसा पैकेट निकला जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, डीएनए, आरएनए को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं, यानी कार्बोहाइड्रेजेस, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लिएजेस, तो उसी पैकेट को कहेंगे लाइजोसोम। लाइजोसोम जो है स्टूडेंट्स, इसके एंजाइम्स एसिड पीएच पे काम करते हैं। पीवाईक्यू भी आया हुआ है, एसिड पीएच मतलब 4 to 5 पीएच पर काम करते हैं।
इन्हें सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि अगर लाइसोसोम की मेम्ब्रेन फट जाए तो पूरा सेल की आत्महत्या हो जाएगी। ये पॉलीमॉर्फिक हैं, एक समय पे अलग अलग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, अलग अलग तरह के लाइसोसोम्स हमें देखने को मिलते हैं। सो दिस इज अबाउट लाइसोसोम। तो ईआर से प्रोटीन लिपिड बना, गोल्जी ने प्रोसेसिंग पैकेजिंग करी, और अगर वो पैकेट लाइसोसोम है, एसिड हाइड्रोलेजेस हैं उसमें। पता है क्यों बोल रहे हैं हाइड्रोलेजेस? जब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, डीएनए, आरएनए बनता है तो बॉन्ड बनते टाइम पानी निकलता है, यहां पानी ऐड होके बॉन्ड टूटेगा। हाइड्रो, पानी के एडिशन से बॉन्ड टूटेगा, लाइसिस होगा तो हाइड्रोलेजेस। एसिडिक पीएच पे काम कर रहे हैं तो एसिड हाइड्रोलेजेस, तो लाइसोसोम कहेंगे। तो देखिए ना, तीनों का फंक्शन एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, तभी तो हम इसे कह रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। नाउ इसके बाद आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स वैक्यूल। वैक्यूल को ऑर्गेनेल नहीं मानते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस कहा गया है एनसीईआरटी में। ये प्लांट सेल के अंदर 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, जिसे सैप वैक्यूल बोलते हैं। इसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ये सारे पीवाईक्यू हैं, एक एक शब्द जो मैं कह रही हूं। मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलते हैं। अंदर सैप भरा हुआ है, जिसमें वाटर है, सैप है, एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल्स है। क्या काम है इसका? माय डियर स्टूडेंट्स, ये सेल को फुला के रखेगा, टर्जिडिटी देगा। तो टोनोप्लास्ट क्या करती है? साइटोप्लाज्म से उठा उठा के ये वेस्ट को, आयंस को वैक्यूल के अंदर डालती है। ऑलरेडी वैक्यूल के अंदर बहुत हैं, यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन में, अपन साइटोप्लाज्म से उठा के डाल रहे हैं, यानी लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, यानी एक्टिवली पंप करती है। दिस इज अबाउट वैक्यूल। ये तो सैप वैक्यूल है जो प्लांट्स में मिलता है, पर एनिमल्स में छोटे छोटे वैक्यूल्स मिलते हैं। दो हमें आने चाहिए, फूड वैक्यूल एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। प्लीज ध्यान दीजिए, फूड वैक्यूल प्रोटिस्ट में मिलेगा और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अमीबा, हालांकि अमीबा भी एक प्रोटिस्टा ही है, CA से याद रख सकते हो, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन अमीबा यानी CA। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम होता है वाटर का रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन। फूड वैक्यूल का काम होता है उसके अंदर खाना एनगल्फ कर देना, डाइजेस्ट कर देना। सो दिस इज अबाउट वैक्यूल। आइए आगे बढ़ते हैं, अब हम आ जाते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पर। इसमें आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया जो है माय डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों में ही आउटर और इनर मेम्ब्रेन होगी। पहले माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया का शेप भी अलग अलग है, अलग अलग सेल टाइप्स में, और इनका नंबर भी अलग अलग है। इनका मेन काम एटीपी बनाना है, तो जितना एक्टिव सेल होगा उतने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। मोस्ट कॉमनली तस्करी शेप का, यानी सॉसेज या सिलेंड्रिकल शेप का होता है। इसका साइज है, ध्यान से सुनिएगा, 1 से 4, कैसे याद रखोगे? 1 से 4, सो 1 से 4.1 माइक्रोन लेंथ एंड 0.2 से 1 माइक्रोन विड्थ। जबकि प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट बताऊंगी, देखो 1 से 4 माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, 4 मतलब 4.1, और प्लास्टिड 5 से 10, तो 1 से 4, 5 से 10, ऐसे याद रखेंगे हम, ठीक है। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसके आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस आ गई है, इसे बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और अंदर जो मैट्रिक्स है दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो ये दो मेम्ब्रेन ने पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया, एक आउटर कंपार्टमेंट, आउटर चेंबर, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और एक इनर कंपार्टमेंट विच इज द मैट्रिक्स। नाउ मैट्रिक्स में क्या क्या पाया जाएगा? मैट्रिक्स के अंदर डीएनए पाया जाएगा, बिल्कुल बैक्टीरिया जैसा, यानी सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बैक्टीरिया जैसे राइबोसोम्स यानी 70S राइबोसोम्स पाए जाएंगे, और लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स पाए जाएंगे। इनर मेम्ब्रेन में इन फोल्डिंग्स हैं, फिंगर लाइक, जिन्हें क्रिस्टी बोलते हैं, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन पर मिलेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड F0 F1 पार्टिकल्स यानी ऑक्सीजोम। इसके अलावा प्लीज ध्यान दीजिएगा, क्रेब्स साइकिल के सभी एंजाइम्स मैट्रिक्स में मिलते हैं एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो इनर मेम्ब्रेन पे मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया कैन डिवाइड बाय फिशन, यानी माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स हैं। खुद का डीएनए है, खुद के प्रोटीन्स हैं, खुद के आरएनए भी बनता है। तो मैट्रिक्स में डीएनए है, राइबोसोम है, आरएनए है, प्रोटीन बनाने वाली सारी मशीनरी है। अब आ जाइए, हम आते हैं प्लास्टिड्स पर। प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन है,
आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, 2 चेंबर्स इसमें भी बनेंगे। प्लास्टिड को पिगमेंट के आधार पे 3 तरह के प्लास्टिड्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरो मतलब ग्रीन, इसमें क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट ज्यादा है, हाँ थोड़े बहुत कैरोटिनॉइड ज़ैंथोफिल्स भी हैं। क्रोमो मतलब कलर्ड, इसमें क्लोरोफिल कम है, और रेड, ऑरेंज एंड येलो, रॉय से याद रख सकते हो, यानी कैरोटिनॉइड ज़ैंथोफिल ज्यादा हैं। और ल्यूको मतलब व्हाइट या कलरलेस, इसमें कोई पिगमेंट नहीं है। अब क्लोरोप्लास्ट हम अभी सीखेंगे, फोटोसिंथेसिस करेगा सनलाइट ट्रैप करके, जबकि क्रोमोप्लास्ट सुंदर सुंदर कलर देंगे ताकि फ्लावर से अट्रैक्ट होके इंसेक्ट्स आए पॉलिनेशन के लिए, और फ्रूट से अट्रैक्ट हो एनिमल्स, और सीड दूर दूर फैलाई जाए। ल्यूकोप्लास्ट का काम है न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना। कौन से न्यूट्रिएंट्स, ध्यान से सुनिए। अगर स्टार्च होगा तो स्टार्च के लिए अमाइलो वर्ड यूज करते हैं, अमाइलोप्लास्ट। अगर प्रोटीन स्टोर होना है, प्रोटीन के लिए एल्यूरो बोलते हैं, याद है मेज मक्के में एल्यूरॉन लेयर होती है प्रोटीन वाली, एल्यूरोप्लास्ट। और अगर लिपिड करते हैं, इलायची खाते हैं मुंह में तो तेल तेल आता है, इलायोप्लास्ट। नाउ आइए अब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट जो है इसका नंबर अलग अलग हो सकता है, एनसीईआरटी बताती है, ध्यान से सुनिए। क्लमाइडोमोनास जो यूनिसेल्यूलर एल्गी है उसमें एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट है, जबकि लीफ के अंदर मीजोफिल सेल्स में पर सेल 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट है। कैसे याद रखोगे, ट्रिक बताती हूं। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज नॉट लखन, सो 1 2 का 4 यानी 1 है क्लमाइडोमोनास में, और 2 और 4 और 0 0 लगा दिया, 20 to 40 मीजोफिल सेल में। नाउ इनके शेप्स भी अलग अलग हो सकते हैं, डिस्कॉइडल हो सकता है डिस्क टाइप का, या पॉलीगोनल हो सकता है, या कप शेप्ड हो सकता है, या स्पाइरल रिबन शेप हो सकता है। नाउ इसमें भी 2 मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर और इनर। आउटर वाली मेम्ब्रेन हमेशा मोर परमिएबल है क्योंकि उनमें पोरिन प्रोटीन्स मिलते हैं, ये बात हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की लाइंस हैं जो आपको बता रही हूं। इनके दोनों मेम्ब्रेन के बीच में पेरीप्लास्टिडियल स्पेस है, और अंदर की जगह को माइटोकॉन्ड्रिया में तो मैट्रिक्स कहा था, एम से माइटोकॉन्ड्रिया, एम से मैट्रिक्स, यहां इसे स्ट्रोमा कहते हैं। यहां पर भी वही मैट्रिक्स की तरह सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, 70S राइबोसोम्स है, प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी है, बट कुछ और भी है। क्या है आइए समझते हैं। इसमें मेम्ब्रेन के ही बने हुए मेम्ब्रेनस, फ्लैटेंड, सैक, थैले जैसे स्ट्रक्चर मिलते हैं। थैला मतलब थाइलाकॉइड मिलते हैं। थाइलाकॉइड स्टैक बनाते हैं एक के ऊपर एक, जैसे सिक्के रखते हैं, पाइल ऑफ कॉइन्स, इसे बोलते हैं ग्रैनम। तो थाइलाकॉइड और उनकी गठरी यानी बहुत सारे ग्रैनम मिलेंगे। 2 ग्रैनम को कनेक्ट जो करता है वो भी फ्लैट है, वो भी मेम्ब्रेनस है, पर ट्यूब्यूलर, टिब्यूल है, जिसे स्ट्रोमल लैमेली बोलते हैं। इन सब की मेम्ब्रेन में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मिलते हैं, और इनके अंदर जो स्पेस है ल्यूमन कहलाती है। नाउ हम जानते हैं मेम्ब्रेनस पार्ट में लाइट रिएक्शन हो गया, आपको फोटोसिंथेसिस में पढ़ाएंगे, और उससे जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे एटीपी, NADPH2, अब वो डार्क रिएक्शन में यूज होंगे, यानी खाना जहां बनेगा, रुबिस्को जहां होगा, वो होगा हमारा स्ट्रोमा। आप कैसे याद रख सकते हो, डॉक्टर साहब, डॉक्टर मतलब डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है, तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट बनाने वाले एंजाइम्स स्ट्रोमा में मिलेंगे। सो ये भी सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है। सो दिस इज अबाउट माय डियर स्टूडेंट्स क्लोरोप्लास्ट। तो हमने ER, गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम, वैक्यूल देख लिया, और हमने माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स पढ़ लिए। अब आइए हम आते हैं मेम्ब्रेन लेस पर। सबसे पहले हम राइबोसोम की बात करते हैं। राइबोसोम को जॉर्ज पैलाडे ने खोज किया था 1953 में, ये ईयर भी आना चाहिए। तो एक गोल्जी में कैमिलो गोल्जी 1898 पढ़ा, सिंगर निकोलसन मॉडल 1972 पढ़ा, और राइबोसोम जॉर्ज पैलाडे 1953 पढ़ा। राइबोसोम स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, सबसे छोटा सा इसका साइज होता है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट 5 से 10 माइक्रोन लंबाई, 2 से 4 विड्थ होती है। ठीक है। नाउ राइबोसोम स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं छोटे छोटे ग्रैन्युलर दाने जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। राइबोसोम कहां कहां मिलेगा, ये ओनली सेल ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में मिलेगा। प्रोकैरियोट में 70S टाइप का, यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म और ER से कनेक्टेड 80S, और माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड के अंदर 70S टाइप का। नाउ ये सभी राइबोसोम 2 सब यूनिट्स के बने हैं जिन्हें मैग्नीशियम आयन ज्वाइन करते हैं Mg2+, जब प्रोटीन सिंथेसिस होना है उस टाइम पर। नाउ क्विकली 70S में 50 and 30S है, और 80S में
60 एंड 40 ऐसे। ये एस क्या है? एस साइंटिस्ट के नाम पर है, स्वेडबर्ग यूनिट, यानी सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। इसको ऐसा समझो, जब आप 50s, 30s, 40s, 60s को घुमाओगे, सेंट्रीफ्यूज करोगे हाई रोटेशन पर मिनट पे, तो जो सबसे ज्यादा बैठेगा, सेडिमेंट होगा, वो सबसे भारी होगा, उसको सबसे बड़ा नंबर कहेंगे। सो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट रेट ऑफ सेटलिंग डाउन बता रहा है, यानी इनडायरेक्टली हमें बता रहा है कि कौन सबसे बड़ा है, घना है। इनडायरेक्ट मेजर ऑफ साइज एंड देयर डेंसिटी है। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया है पावर हाउस जहां एटीपी बनेगी, क्लोरोप्लास्ट है किचन जहां पे खाना बनेगा, गोल्जी बॉडी है पोस्ट ऑफिस जहां पे पैकेट्स बनेंगे, चिट्ठियां पहुंचाई जाएंगी, लाइसोसोम है सुसाइड बैग ऑफ द सेल, और राइबोसोम है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। अब आ जाते हैं हम एक और मेम्ब्रेन लेस पर, विच इज सेंट्रोसोम। पर उसको पढ़ने के पहले हमें आना चाहिए साइटोस्केलेटन क्या होता है। साइटो मतलब सेल, स्केलेटन मतलब ढांचा। स्केलेटन का सेल का स्केलेटन ढांचे का क्या मतलब है? स्टूडेंट, जैसे हमारा स्केलेटन हड्डियां बनाती हैं, ऐसी सेल में, प्लीज ध्यान से सुनिए, फैले हुए इलैबोरेट जाल नेटवर्क है, फिलामेंटस धागे जैसे प्रोटीन्स का, माइक्रोफिलामेंट सबसे पतले, उससे मोटे इंटरमीडिएट, और सबसे मोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स का, ये सब मिलके साइटोस्केलेटन बनाते हैं। स्केलेटन की तरह ये उस सेल को शेप देते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं और मोटिलिटी देते हैं। मोटिलिटी क्यों देते हैं? क्योंकि इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल से अभी हम पढ़ेंगे सीलिया और फ्लैजेला बनता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले सीलिया और फ्लैजेला पे। ध्यान से सुनिए, सीलिया और फ्लैजेला मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है, यानी हमेशा उनके चारों तरफ दे विल बी सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सीलिया को ऐसा समझो, मैंने आपसे बाजार से बोला कि जाओ 20 माइक्रोट्यूब्यूल के पाइप्स लेकर आ जाओ, आप लेकर आ गए। मैंने आपसे बोला इनमें से 9 दुगड्डे बना दो, 9 के जोड़े बना दो, 2 2 2 2 2 2, कितने हो गए? 9 2 18, और 2 पाइप सेंटर में रख दो। सो 9 पेरिफेरल डबलेट्स, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल के बने हुए, और 2 सेंट्रल सिंगलेट्स हैं। अब हम इसका टीएस कट करेंगे तो हमें सब कुछ गोल गोल दिखेगा। बस अब मुझे कुछ नहीं करना है, इन डबलेट्स को भी प्रोटीन से जोड़ दो, इस सेंट्रल में जो 2 सिंगल हैं उनके चारों तरफ सेंट्रल शीथ प्रोटीन की बना दो, और उन्हें इन पेरिफेरल डबलेट से जोड़ दीजिए, अगेन प्रोटीन के रेडियल रेज जैसे निकल रहे स्पोक्स तीलियों से, और चारों तरफ होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लीज ध्यान से सुनिए दोबारा से, 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूलर डबलेट्स कनेक्टेड बाय इंटर डबलेट ब्रिजेस, 2 सेंट्रल सिंगलेट अगेन माइक्रोट्यूब्यूल के बने हुए, सराउंडेड बाय सेंट्रल शीथ एंड कनेक्टेड टू पेरिफेरल डबलेट्स विथ 9 रेडियल स्पोक्स। ये होता है स्टूडेंट सीलिया का एक्सोनीम, फ्लैजेला का एक्सोनीम, यानी फिलामेंट की बात कर रहे हैं। पर ये अराइज होता है एक बेसल बॉडी से, विच इज अ सेंट्रियोल, जो अभी मैं थोड़ी देर में बताती हूं। सीलिया और फ्लैजेला में क्या अंतर है? दोनों ही मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस हैं। सीलिया स्मॉलर है, फ्लैजेला लॉन्गर है। सीलिया चप्पू की तरह एक साथ चलते हैं, दे वर्क लाइक ओर्स, मूवमेंट ऑफ सेल एंड सराउंडिंग फ्लूइड करते हैं, जबकि फ्लैजेला हंटर की तरह चलता है यूकैरियोट में 180 डिग्री, और मूवमेंट ऑफ ओनली सेल करता है। हो गया क्लियर? चलिए अब हम आ जाते हैं सेंट्रियोल पे। सेंट्रियोल के लिए हमें पढ़ना है सेंट्रोसोम। एक्चुअली ऑर्गेनेल तो सेंट्रोसोम है, एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल्स 180 डिग्री पर हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड थोड़ा सा चारों तरफ एमॉर्फस बिना आकार का पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल है। ये बन गया एक सेंट्रोसोम। कोई मेम्ब्रेन नहीं है। राइबोसोम और सेंट्रोसोम दोनों ही मेम्ब्रेन लेस होते हैं। सेंट्रोसोम केवल एनिमल्स में पाए जाएंगे, प्लांट में नहीं पाए जाएंगे। मैं फिर से कहती हूं, सैप वैक्यूल केवल पेड़ों में है, मिडिल लैमेला पेड़ों में है, सेल वॉल पेड़ों में है, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट पेड़ों में है। प्लांट के पास बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा, वो जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस हैं, ये बताना हमारा रह गया है। मिडिल लैमेला और प्राइमरी वॉल को ट्रावर्स करते हुए प्लाज्मोडेस्मेटा भी केवल प्लांट्स में है। तो बहुत सारी चीजें जो केवल प्लांट में है। तो प्लांट कहता है मेरे पास सैप वैक्यूल है, मेरे पास मिडिल लैमेला है, मेरे पास सेल वॉल है, मेरे पास क्लोरोप्लास्ट है, मेरे पास क्रोमोप्लास्ट है, मेरे पास ल्यूकोप्लास्ट है, मेरे पास प्लाज्मोडेस्मेटा है। तुम्हारे पास क्या है?
तो एनिमल सेल बोलता है मेरे पास मां है, नहीं मेरे पास सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम इज फाउंड इन एनिमल सेल। सेंट्रोसोम इज इक्वल टू 2 सेंट्रियोल्स एट 90 डिग्री सराउंडेड बाय पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। अब एक सेंट्रियोल कैसा होता है? सेंट्रियोल बनाने के लिए मैंने आपको फिर से बाजार भेजा और आपसे मैंने कहा 27 माइक्रोट्यूब्यूल के पाइप्स लेकर आ जाओ और तिगड्डे बना दो, तुड़वा, जैसे हेरा फेरी में बोलता है ना परेश रावल, हम जुड़वा नहीं हम तुड़वा हैं। तो 27 पाइप्स आप लेकर आए, 3 3 3 3 करके, यानी 9 ट्रिपलेट्स बना दिए। बीच में कोई पाइप नहीं है, बस ऐसे ही प्रोटीन हब मतलब सेंटर में प्रोटीन रख दिया और प्रोटीन से ही उस हब को पेरीफेरल ट्रिपलेट से कनेक्ट कर दिया, यानी 9 रेडियल स्पोक्स यहां भी बनेंगे, पर यहां सराउंडेड बाय कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा जैसा कि सीलिया फ्लैजिला में था। सो यहां पर हैं 9, वहां भी थे 9, पर वहां डबलेट्स थे, यहां ट्रिपलेट्स हैं। 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूलर ट्रिपलेट्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। सेंटर में सीलिया फ्लैजिला में 2 सेंट्रल सिंगलेट थे, यहां पे सिर्फ प्रोटीन का हब है और यहां भी 9 रेडियल स्पोक्स होंगे। सेंट्रियोल है ये एक स्टूडेंट, ऐसा ही एक सेंट्रियोल बेसल बॉडी बनाता है जिससे सीलिया फ्लैजिला का एक्सोनीम अराइज करता है। इसके अलावा सेंट्रियोल का काम होता है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, जो आगे सेल डिवीजन में रोल प्ले करेगा। सो दिस इज अबाउट सेंट्रोसोम। अब आइए स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा माइक्रो बॉडीज को और देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में लास्ट में है। एनसीईआरटी लिखती है कि माइक्रो बॉडीज बहुत सारी होती हैं सेल के अंदर, मेनी, और मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी सिंगल मेम्ब्रेन होती है, और माइक्रो बॉडीज यानी छोटी स्मॉल है, और बॉडी गोल गोल वेसिकल्स हैं। पेड़ और एनिमल सेल्स दोनों में मिलती हैं। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी में नहीं दिया पर इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। पैरोक्सीजोम दोनों में मिलेगा, प्लांट एनिमल, पर स्फीरोजोम एंड ग्लाइऑक्सीजोम ओनली प्लांट्स में मिलता है। स्फीरोजोम को प्लांट का लाइजोजोम लिपिड स्टोरेज उसका काम होता है। ग्लाइऑक्सीजोम ऑयल को शुगर में कन्वर्ट करता है, ऑयली सीड्स प्लांट्स में मिलता है जैसे सरसों, अरंडी, ग्राउंडनट एक्सेट्रा। पर परऑक्सीजोम बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि परऑक्सीजोम पेड़ों में फोटो रेस्पिरेशन C2 साइकिल में रोल प्ले करता है, एनिमल्स में यूरेट मेटाबॉलिज्म में। सो सभी के अपने अपने एंजाइम्स हैं स्पेसिफिक। अब आइए हम बात करते हैं इन सब को कंट्रोल करने वाले मास्टर जी यानी न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक ने सेल खोजा था, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। बाद में इस न्यूक्लियस के अंदर एक मटेरियल मिला साइंटिस्ट को, फ्लेमिंग जी को, फ्लेमिंग, जो बेसिक डाई से स्टेन होता है क्योंकि वो कलर्ड है, कलर होगा, कलर मतलब क्रोमा, उसे नाम दिया गया क्रोमैटिन। सो स्टेनेबल विद बेसिक डाई कॉल्ड क्रोमैटिन, डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग। नाउ न्यूक्लियस, जो इंटरफेस का न्यूक्लियस देख रहे हैं, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा उसके 4 हिस्से होंगे। नंबर 1 न्यूक्लियर एनवेलप यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, दोनों के बीच में पेरी न्यूक्लियर स्पेस है 10 to 50 नैनोमीटर, ये आना चाहिए, एनसीईआरटी का डेटा है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम्स भी अटैच होते हैं एंड इट इज कंटिन्यूअस विद RER ऑल्सो। नाउ दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज होंगी तो बीच बीच में छेद बनेंगे, न्यूक्लियर पोर। ये क्यों बने हैं? ताकि न्यूक्लियस के अंदर जो आरएनए बन रहा है वो बाहर जाए, प्रोटीन्स बनाए साइटोप्लाज्म में, क्योंकि राइबोसोम तो साइटोप्लाज्म में है, और वहां जो प्रोटीन बनेंगे, एंजाइम्स बनेंगे डीएनए आरएनए बनाने के लिए जरूरी, वो वापस से न्यूक्लियस में आ सके। सो बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आरएनए एंड प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट हो सके। हर शब्द एनसीईआरटी की लाइन है माय डियर स्टूडेंट्स, हर शब्द पे क्वेश्चन आते हैं। सो न्यूक्लियर एनवेलप, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, पेरी न्यूक्लियर स्पेस एंड न्यूक्लियर पोर्स। अब अंदर भरा हुआ है लिक्विड, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। अल्कलाइन होता है, बिल्कुल बेसिक, हमारे ब्लड की तरह, साइटोप्लाज्म की तरह, 7.4 pH का। इसके अंदर क्या मिलेगा? ये सेकंड पार्ट हो गया। इसमें 2 चीजें मिलेंगी, एक क्रोमैटिन का धागा और एक न्यूक्लियोलस। क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन के रूप में हमारा डीएनए पड़ा हुआ है। ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन प्लस थोड़े से नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्लस थोड़ा सा आरएनए, ये मिलके क्रोमैटिन का धागा बनाता है। यही क्रोमैटिन का धागा जब सेल डिवाइड करेगा तो गाढ़ा होकर
स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम बनाएगा। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि क्रोमैटिन अभी डिस्टिंक्ट नहीं है, इनडिस्टिंक्ट, लूज, नेटवर्क, जाल बिखरा पड़ा हुआ है। इसकी और बात मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में होती है। यानी हमारा जो 2.2 मीटर लंबा डीएनए है इस क्रोमैटिन के रूप में पड़ा हुआ है, वही सेल डिवीजन के टाइम ऑर्गेनाइज होके 46 क्रोमोसोम्स, स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स बनाने वाला है, जो डिस्टिंक्ट होंगे, अलग से दिखेंगे। अब न्यूक्लियोलस क्या है? माय डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियोलस को ऐसा समझो, न्यूक्लियस के अंदर यहीं पर आरएनए बनेगा। और राइबोसोम क्या है? राइबोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन्स के बने होते हैं। यानी राइबोसोम को आरएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स कहते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। तो राइबोसोम अगर बनाना है तो आरएनए चाहिए, और आरएनए बनेगा न्यूक्लियोलस में। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि प्रोटीन की फैक्ट्री तो राइबोसोम है, पर राइबोसोम की फैक्ट्री न्यूक्लियोलस है। ये सारे पीवाईक्यूज हैं। सो न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए, इट इज कॉल्ड राइबोसोमल फैक्ट्री। नाउ इसकी भी कोई मेम्ब्रेन नहीं है, यानी जो भी इसका कंटेंट है वो बाकी न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ कंटिन्यूअस है। अब न्यूक्लियोलस का नंबर भी अलग अलग होगा, साइज भी अलग अलग होगा। जो सेल्स प्रोटीन ज्यादा बनाएंगे, एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, उनमें न्यूक्लियोलस के नंबर भी मोर होंगे और लार्जर न्यूक्लियोलस मिलेंगे, क्योंकि ज्यादा आरएनए बनाना है, ज्यादा राइबोसोम बनाना है, ज्यादा प्रोटीन बनाना है। इसी तरह हम हमेशा क्या सोचते हैं कि न्यूक्लियस एक सेल में एक होगा, पर वो भी वेरिएबल होता है। जैसे जल्दी से सोचिए, कहां पे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है? मैच्योर मैमेलियन आरबीसी एंड मैच्योर सीव ट्यूब सेल में। और कहां पे बहुत सारे न्यूक्लियस मिलते हैं? जैसे कि मसल सेल, स्केलेटल मसल सेल, जैसे कि लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, जहां पे मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंसाइशियल कंडीशन हमने कही थी। ऑल डन, सबको क्लियर हो गया? सो दिस इज अबाउट न्यूक्लियोलस, यानी न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस। अब आ जाइए हम थोड़ी सी बात करते हैं क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम क्रोमैटिन के ही कंडेंसेशन से बना है। हर क्रोमोसोम में एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन यानी सेंट्रोमियर होता है, हर क्रोमोसोम में, ऑल क्रोमोसोम्स। और इस सेंट्रोमियर कैसे याद रखोगे? क्रोमोसोम की कमर, क्रोमोसोम की कमर सेंट्रोमियर, इस पर दो प्रोटीन की डिस्क है जिन्हें काइनेटोकोर बोलते हैं, वहीं स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। यानी सेंट्रोमियर वो जगह है जहां दो सिस्टर क्रोमैटिड्स लगे हुए हैं। सेंट्रोमियर होल्ड्स टू सिस्टर क्रोमैटिड्स टुगेदर। सेंट्रोमियर पर है टू प्रोटीन डिस्क कॉल्ड काइनेटोकोर टू विच स्पिंडल इज अटैच्ड। तो अगर चॉइस आएगी स्पिंडल कहां अटैच्ड है, तो फर्स्ट चॉइस काइनेटोकोर ही होगा, वहीं अटैच्ड है। नाउ फ्यू क्रोमोसोम्स, सारों में नहीं, फ्यू क्रोमोसोम्स में एक नॉन स्टेनिंग, वैसे तो क्रोमोसोम क्रोमैटिन का बना है, और क्रोमैटिन मतलब ये भी बेसिक डाई से स्टेन हो जाएगा क्योंकि इनमें बेसिक प्रोटीन हिस्टोन्स होते हैं। लेकिन फ्यू क्रोमोसोम्स में एक नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी होता है, और उसके कारण एक पीस बनता है, फ्रैगमेंट, जिसे सैटेलाइट बोलते हैं। ऐसे क्रोमोसोम को सैट क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्रोमोसोम नंबर मेरा नहीं तेरा, 13, 14, 15, 21, 22 वाई। क्रोमोसोम नंबर मेरा नहीं तेरा, 13, 14, 15, 21, 22 वाई, यानी 13, 14, 15, 21, 22 एंड वाई क्रोमोसोम सैट क्रोमोसोम्स होते हैं। इतना समझ आया? नाउ द लास्ट टॉपिक बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोमोसोम्स को हम क्लासिफाई करते हैं 4 टाइप्स में। बेसिस है पोजीशन ऑफ उनकी कमर यानी सेंट्रोमियर। अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में है तो दोनों आर्म्स इक्वल हैं, पी और क्यू दोनों इक्वल हैं। बीच में है, इसे बोलते हैं मेटासेंट्रिक। सेंट्रोमियर इज इन द मिडल और इन द सेंटर, टू इक्वल आर्म्स, इट इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक। इफ द सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल, तो एक थोड़ा शॉर्ट और एक थोड़ा लंबा। शॉर्ट आर्म को पी बोलते हैं, ये पी वाई क्यू है, और लॉन्ग आर्म को क्यू बोलते हैं। एक्चुअली पी वर्ड पेटाइट चाहे, पेटाइट मतलब छोटा। सो इफ द सेंट्रोमियर इन द सेंटर, मेटासेंट्रिक, स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग आर्म, सब मेटासेंट्रिक। अगर वो एंड के पास है, नियर टू एंड, तो एक बहुत छोटा और एक बहुत लंबा आर्म बनेगा, एक्रोसेंट्रिक। और अगर बिल्कुल टर्मिनल एंड पर है, दूर एकदम एंड पे, जैसे टेलीफोन, टेलीविजन, टेलीस्कोप, तो टीलोसेंट्रिक।
ये शेप्स को हम देख सकते हैं एनाफेज में, जिसे हम सेल साइकिल में पढ़ते हैं. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको मजे आए हैं इस पॉडकास्ट में. सेल द यूनिट ऑफ लाइफ आई होप आपका टिप्स पर हो गया है. 3 से 4 क्वेश्चंस नीट में आते हैं जो हमारे बिल्कुल गलत नहीं होंगे. ऑल माई लव एंड ऑल माई ब्लेसिंग्स टू यू. गॉड ब्लेस यू माई डियर स्टूडेंट्स. थैंक यू.